नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैरिज सेंटर पे, जहां क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी विषयों के समाधान को देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी जो इस बार 2025-26 सेशन में बिल्कुल नया किताब लॉन्च किया गया, उस किताब के चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भूगोल विषय का चैप्टर 1 है, संसाधन। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये है आपका नया किताब जो इस बार लॉन्च किया गया है, और ये है इसका पहला चैप्टर संसाधन। ठीक है, ये किताब 2025-26 सेशन के लिए आया है, और इस सेशन में इस किताब को बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है। इसमें प्रश्नों की प्रकृति को चेंज किया गया है, और इसमें जो आपको प्रश्न मिलेगा वो आपके गहन सोच पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा किसी भी आंसर को लिखने के लिए। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, ये आपके कुल मिलाकर के इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। 1 नंबर प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को बनाते हैं, समझते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ पे कुछ और संसाधन मिल रहा है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, मतलब प्रत्येक जगह पर अलग अलग संसाधन मिलता है। ऐसा क्यों है? तो आइए समझते हैं। पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण एक समान नहीं है, क्योंकि इसका कई प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे भौगोलिक स्थिति। आप देखेंगे कि पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है, तो कहीं मैदान है, तो कहीं समुद्र तट है। इस आधार पे भी क्या होता है कि संसाधन अलग अलग प्रकार के होते हैं विभिन्न जगहों पे। दूसरा, जलवायु। आप देखेंगे कहीं अत्यधिक वर्षा होती है, तो कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होती। जैसे अगर मेघालय में देखेंगे, तो मेघालय में अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहां का संसाधन वर्षा के अनुरूप जो होता है वही होगा। वहीं अगर राजस्थान देखेंगे, तो राजस्थान में कम वर्षा होती है, तो वहां का संसाधन अलग होगा। वहां पे अत्यधिक मात्रा में गर्मी और आपको बालू देखने को मिलेगा। लेकिन मेघालय में जो ठंडे मौसम में, अर्थात जो पानी वाले फल होते हैं, वो अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता। मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर भी संसाधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे कहीं पे उपजाऊ मिट्टी होती है, तो कहीं पे उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। जैसे अगर हम देखेंगे अपने यहाँ, अपने बिहार में समतल मिट्टी का मैदान होता है, तो यहाँ पे हम लगभग सभी प्रकार की खेती करते हैं, गेहूं, मकई, मक्का, धान, चावल सभी। वहीं अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है और ठंडा प्रदेश है। वहाँ के क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे अलग प्रकार का फसल होगा। ठीक है, तो मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र में देखें, तो वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में आप जानते हैं कपास की खेती होती है। तो मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर भी संसाधन अलग अलग प्रकार के होते हैं विभिन्न जगहों पे। फिर कह रहा है खनिज की उपलब्धता। आप देखेंगे कहीं पे पेट्रोल मिलता है, तो कहीं पे कोयला, तो कहीं पे लोहा अधिक पाया जाता है, खनिज। ठीक है, तो इसके आधार पर भी संसाधन। अगर आप देखेंगे तो असम में आपको पेट्रोलियम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर झारखंड में देखेंगे तो कोयला मिलेगा। वही और अगर उड़ीसा साइड में चले जाएंगे तो आपको लोहा मिलता है। तो खनिज की उपलब्धता के आधार पर भी विभिन्न जगहों पर संसाधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर कह रहा है कि मानव की तकनीकी व आर्थिक क्षमता भी संसाधनों के दोहन में भूमिका निभाती है। आप आप तकनीकी विकास कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, उसमें आपका आर्थिक क्षमता बढ़ेगा। आप घर बनाइएगा, पेड़ पौधे को काटिएगा, तो ये भी क्या हो रहा है, संसाधन का दोहन हो रहा है। इसलिए पृथ्वी पर संसाधन हर जगह समान रूप से नहीं पाए जाएंगे। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो वहाँ इतना पॉपुलेशन है, पेड़ पौधा को वहाँ काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब पेड़ पौधा ही नहीं होगा, तो वहाँ का संसाधन अलग हो जाएगा। वही अगर नागालैंड में देखेंगे आप लोग, मिजोरम में देखेंगे, मणिपुर में देखेंगे, तो वहाँ पे अत्यधिक पेड़ पौधा है। तो दोनों जगह का जो संसाधन होगा वो अलग अलग प्रकार के होगा। ठीक है, यहाँ पे आप तकनीकी विकास कर रहे हैं, जिस कारण से वहाँ के संसाधन का दोहन कर रहे हैं। बट यहाँ पे उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है इन राज्यों में, तो यहाँ का संसाधन ज्यों का त्यों होगा। ठीक है, तो आपने समझा कि पृथ्वी पर भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता और खनिज की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है? ठीक है, देखिए संसाधन संरक्षण का अर्थ हम समझते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन की
का बुद्धिमानी से सावधानी पूर्वक और संतुलित उपयोग करना ताकि वे लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सके और भविष्य की पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सके। यह जल, जंगल, खनिज, ऊर्जा आदि संसाधनों को नष्ट होने से बचाने का एक प्रयास है, जिसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। संरक्षण का मतलब ये होता है क्या? संरक्षण का मतलब ये होता है क्या? बचाना। सोचिए, अगर आप पानी का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो अगर जमीन के नीचे का पानी समाप्त हो जाएगा तो क्या हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे उनको पानी मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो भविष्य के लिए हम कोई भी संसाधन का उपयोग करेंगे तो भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे और उतना ही उपयोग करेंगे जितना जरूरी होगा। यही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, मनुष्य एक दूसरे के काम आते हैं, तो मनुष्य भी एक संसाधन है, लेकिन यह क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है, क्योंकि मनुष्य वह प्राणी है जो अन्य संसाधनों की पहचान करता है और उनका विकास करता है और उन्हें उपयोगी बनाता है। मनुष्य ही है जो खुदाई करता है और देखता है कि यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे कोयला मिला है। यही खुदाई करता है और देखता है यहाँ पे सोना मिला है। खुदाई करेगा, कहेगा कि यहीं पे पेट्रोलियम मिला है। तो मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो संसाधनों का उपयोग करता है और उसके विकास में योगदान निभाता है। जैसे उदाहरण समझते हैं, कोई खनिज तब तक काम नहीं होता जब तक इंसान उसे निकाल कर उपयोग न करे। इसलिए कहा जाता है कि मानव संसाधन ही बाकी संसाधनों को मूल्यवान बनाते हैं। अगर मनुष्य नहीं रहेंगे, हम आप नहीं रहेंगे, तो कोई भी चीज हमें मिलेगा, कोयला मिलेगा और हमें उसकी पहचान ही नहीं होगी, तो उसका क्या मूल्य रह जाएगा? ठीक है, तो मनुष्य ही किसी भी संसाधन के को बहुमूल्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सतत पोषीय विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आइए समझते हैं। ऐसा विकास करना जिससे हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करें। वर्तमान में हमें जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करें, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन की उपलब्धता को खतरे में न डाले। यही क्या कहलाता है? सतत पोषीय विकास कहलाता है। मतलब हमें जितना उपयोग है उतना तो करेंगे ही, और साथ में भविष्य में ही उपयोग होता रहे, ऐसा कुछ काम करेंगे। ये हमारा सतत पोषीय विकास कहलाता है। उदाहरण समझते हैं, पेड़ काटना। हम क्या करते हैं कि पेड़ को काटते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, और पेड़ हम फिर लगाते नहीं हैं। तो ये सतत पोषीय विकास नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम पेड़ जितना काटेंगे उतना पेड़ हम फिर लगा भी देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सतत पोषीय विकास कहलाएगा। ठीक है, वही कह रहा है, पेड़ काटना अगर जरूरी हो तो नए पेड़ लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलित बना रहे। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संतुलित उपयोग। ठीक है, जितना हम नुकसान करते हैं प्राकृतिक संसाधन को, उतना ही हम बचाने का प्रयास करेंगे। यही सतत पोषीय विकास कहलाएगा। फिर 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता बिल्कुल करता है, उसका मूल्य बिल्कुल करता है, लेकिन उसकी मात्रा उसका निर्धारण नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया संसाधन है। झरने में जल क्या मनुष्य बनाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। उष्ण कटिबंधीय वन, अगर गर्मी ही नहीं होगा तो वन होगा क्या? नहीं। तो गर्मी है इसलिए वन है, तो ये मानव नहीं बनाता है। लेकिन कैंसर उपचार के लिए कैंसर का दवा कौन बनाएगा? मनुष्य बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है, क। अगला प्रश्न है, कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं। सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से वो उत्पन्न। ठीक है, अनिर्मित संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? सीमित भंडार वाले संसाधन होते हैं। जैसे कोयला, कोयला जमीन के अंदर 500 टन, ये लिमिट है। ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है जो कि लिमिट होता है, मतलब सीमित भंडार में होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग बीपीएससी, यूपीएससी या भविष्य में डीएम, एसडीएम यानी कि आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं, उनको इस तरह का प्रश्न लिखना पड़ता है। ठीक है,
उनके एग्जाम्स में। आप इसे अभी से ही प्रैक्टिस करें। देखिए, एनसीईआरटी एक किताब नहीं है, बल्कि एक मनुष्य का निर्माण करता है। इससे एक व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून चून। ये पंक्तियां अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक कवि अब्दुल रहीम खाना खान द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार संसाधन की ओर संकेत कर रहे हैं और इस संसाधन को समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसको 100 शब्दों में आपको लिखना है। ये कहलाता है एस्से का पार्ट होता है। ठीक है, बीपीएससी में एक या फिर यूपीएससी में एक पेपर होता है एस्से का, उसमें इस तरह का प्रश्न आता है और आपको लिखना पड़ेगा इस दोहे के बारे में कि ये जो रहीमन अब्दुल रहीम खाने खाना है, इस दोहा के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए, कह रहा है क्या कि रहीम खाने खाना ने इस दोहे में जल के महत्व को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वे संकेत करते हैं कि जल केवल एक साधारण तरल नहीं, बल्कि जीवन का नींव है। ठीक है, आप जन्म लेते हैं तब जल, आप खाते पीते हैं उसमें जल, नहाते हैं उसमें जल, धोते हैं उसमें जल, कोई भी काम करते हैं तो आपका जीवन का जो नींव है, जीवन का शुरुआत है, ये जल है। इसके बिना संसार में कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। जल नहीं है तो कुछ नहीं है। एक कहावत है, टैगलाइन है कि जल है तो कल है, जल है तो कल है। ठीक है, तो इसके बिना संसार में कोई भी मूल्यवान वस्तु, चाहे वह मोती हो, मनुष्य हो या दूध हो, सब व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, जल के बिना कुछ भी नहीं है, ये सबसे बहुमूल्य है। यह दोहा हमें संसाधन संरक्षण का गहन संदेश देता है। यदि जल जैसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन होता रहा तो एक दिन इसका संकट पूरी मानवता पर छा सकता है। इसलिए जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि जीवन सुरक्षित रह सके। आपने समझा कि कवि क्या कहना चाहते हैं। आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन चीजों को। ये था आज का लास्ट प्रश्न। यदि आपको सभी प्रश्न समझ में आए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको कहीं पे कोई कमी दिखता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।